1980 के शुरुआती दशक से 1990 के अंत तक वॉशिंगटन के पैसिफिक हाईवे साउथ इलाके में एक अज्ञात हत्यारा सबसे असुरक्षित महिलाओं को मारकर उनकी लाशें ग्रीन रिवर के पास फेंकता था। इन भयानक मामलों को जल्द ही ग्रीन रिवर किलर से जोड़ा गया, जिसकी पहचान दशकों तक एक रहस्य बनी रही। आखिरकार 2001 में डीएनए प्रोफाइलिंग में हुई प्रगति के चलते अधिकारियों को गैरी रिजवे, जो कि यूटा का 52 वर्षीय फैक्ट्री वर्कर था, तक पहुंचने में सफलता मिली। जांचकर्ताओं को यह खबर हैरान नहीं कर पाई। रिजवे लगभग 2 दशकों से इन हत्याओं का संदिग्ध रहा था। जो लोग उसे जानते थे, उसकी गिरफ्तारी की खबर चौंकाने वाली थी। उसकी पत्नी ने उसे दयालु और सौम्य बताया, जबकि उसकी इकलौती संतान को याद है कि वो शांत स्वभाव का था, जो उसे कैंपिंग पर ले जाता और बेसबॉल सिखाता था। आज रिडवे का नाम सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गिरफ्तारी के बाद उसे 49 हत्याओं के आरोप में दोषी ठहराया गया और आज उसे अमेरिका का दूसरा सबसे ज्यादा लोगों की हत्या करने वाला सीरियल किलर माना जाता है। लेकिन फिर भी रिडवे के मामले में कई सवाल बाकी हैं। आखिर ये दिखने में साधारण सा आदमी असल में कौन था और उसे हत्या करने के लिए किस चीज ने उकसाया? इस डॉक्यूमेंट्री में हम गैरी रिजवे, ग्रीन रिवर किलर के भयानक मामले की जांच करके ऐसे सवालों पर रोशनी डालने का प्रयास करेंगे। गैरी लियो रिजवे का जन्म 18 फरवरी 1949 को सॉल्ट लेक सिटी, यूटा में हुआ था। वो मैरी और थॉमस रिजवे के दूसरे संतान थे। रिजवे के बड़े भाई ग्रेग का जन्म 2 साल पहले हुआ था, जबकि उनके छोटे भाई का जन्म 1952 में हुआ था। रिजवे की मां मैरी एक अति रूढ़िवादी रोमन कैथोलिक परिवार में जन्मी 5 बच्चों में से एक थीं। एक रिश्तेदार के अनुसार मैरी के पिता ने उसके रंगे नाखूनों पर हथौड़ा मारकर उन्हें तोड़ दिया। उन्हें सख्त, कटु और महिलाओं से नफरत करने वाला बताया गया था। इस बीच थॉमस रिजवे ने वो कठिन जीवन सहा था जिसे उनके परिवार के सदस्यों ने बताया था, जब एक चाचा उन्हें उनके परिवार से दूर ले गए थे और उन्होंने प्यार दुलार से रहित बेहद कठोर परवरिश पाई थी। मैरी और थॉमस के रिश्ते में मैरी के परिवार को समझ नहीं आया कि उसे थॉमस में क्या पसंद आया। थॉमस महिलाओं से द्वेष करता था और व्यवहार भी रूखा था। मैरी बेहद सलीकेदार और शिष्ट थी। परिवार ने बताया कि थॉमस सेक्स वर्कर्स के खिलाफ खुलकर बोलता था और वे मानते थे कि वो जरूरत से ज्यादा विरोध करता था। शादी के तुरंत बाद मैरी और थॉमस इडाहो चले गए और फिर यूटा, जहां वे सॉल्ट लेक सिटी में बस गए। मैरी घर पर रहकर 3 बच्चों की देखभाल करती थीं, जबकि थॉमस ट्रक ड्राइवर के रूप में न्यूनतम वेतन पर काम करते थे। तीनों लड़के एक कमरे में रहते थे और ज्यादातर समय बाहर रहते थे। भाई की गिरफ्तारी के बाद ग्रेग ने टिप्पणी की, हम सचमुच अपने हाथों और घुटनों के बल सीटैक के आसपास के इलाके में रेंगते थे, जहां ये हत्याएं होने की बात कही जा रही थीं। मैरी और थॉमस को गुजारा करना मुश्किल था, यहां तक कि जब उनके सबसे छोटे बेटे टॉम एडी को बुखार आ गया, वे उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जा सके। इसके बजाय मैरी ने उस छोटे बच्चे को बर्फ के ढेर में लिटा दिया, इस उम्मीद में कि उसका बुखार उतर जाएगा। बाद के वर्षों में यह सामने आया कि बिना इलाज के बुखार के कारण टॉम एडी के दिमाग को कुछ नुकसान पहुंचा था। हालांकि 1960 में परिवार के लिए हालात सुधर गए। वे सिएटल, वॉशिंगटन चले गए, जहां थॉमस को बस ड्राइवर की नौकरी मिल गई और मैरी को जेसी पेनी में काम मिल गया। 1963 में
वे अपना खुद का घर खरीदने में सक्षम हो गए। रिजवे का पालन पोषण मुख्य रूप से अशांत बताया जाता है, जिसका मुख्य कारण यह था कि उसके पिता सख्त और गंभीर स्वभाव के थे। एक रिश्तेदार ने याद किया, जब वे हमसे मिलने आते थे, टॉमी बहुत सख्त थे, खासकर गैरी और एडी के साथ। मुझे यह परेशान करता था कि जब वे मिलने आए, गैरी को बिस्तर गीला करने की समस्या थी। उसके पिता ने समस्या का हल निकाला और गैरी को 3 इंच ठंडे पानी में बैठा दिया। मैंने उससे कहा कि मुझे बुरा लगा और वो मेरे घर में फिर ऐसा नहीं करेगा। ध्यान देने वाली बात है कि रिड्जवे की बिस्तर गीला करने की समस्या करीब 13 साल की उम्र तक रही। जब पूछा गया कि क्या थॉमस बच्चों के साथ मारपीट करते थे, तो रिश्तेदारों ने कहा, हाँ, वो हाथ और डंडे दोनों से मारते थे। गैरी का कहना था कि उसके पिता ने उसे लगभग 10 अलग-अलग मौकों पर बेल्ट से पीटा था और रिश्तेदारों ने बताया कि वही और टॉम एडी सबसे ज्यादा पीड़ित हुए थे। इसके विपरीत ग्रेग को थॉमस ऐसे बेटे के रूप में देखते थे जो कभी कोई गलती नहीं कर सकता था। उसका वर्णन आकर्षक और तेज दिमाग वाला किया गया था, जबकि बाकी दोनों लड़के आमतौर पर नेतृत्व करने के बजाय दूसरों का अनुसरण करते थे। रिश्तेदारों ने बताया कि ग्रेग को लगता था कि उसके साथ भाइयों से अलग व्यवहार होता है। उन्होंने कहा, वो उन्हें मुसीबत से दूर और टॉम से बचाकर रखने की कोशिश करता था। लड़के खुद को ऐसी परिस्थितियों में डालते थे क्योंकि वे अपने पिता की उम्मीदों पर खरा न उतरने से बेहद निराश थे। ग्रेग वही था जिसके आधार पर उसने मानक तय किया था। वो ग्रेग और उसके अंकों की खूब तारीफ करता था। मैरी ने अपनी तरफ से हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और सजा देने का काम अपने पति पर छोड़ दिया। रिश्तेदारों ने बताया कि हस्तक्षेप करने पर थॉमस ज्यादा गुस्सा होते थे। गौरतलब है कि हालांकि रिश्तेदारों का मानना था कि थॉमस इस रिश्ते में ज्यादा हावी रहने वाले साथी थे। रिजवे की दूसरी पत्नी ने बाद में दावा किया कि असल में मामला उल्टा था, ये कहते हुए कि लड़के इस जोड़े के बीच होने वाली हिंसक बहसों के गवाह थे। रिजवे ने अपनी मां को एक बार डिनर टेबल पर पिता के सिर पर प्लेट तोड़ते देखा था और अपने पिता के दुर्व्यवहार और अपमान के बावजूद रिजवे को असल में अपनी मां से ही समस्या थी। वॉशिंगटन पोस्ट के लिए ब्लेन हार्डन द्वारा लिखे गए एक लेख में बताया गया कि रिजवे ने अभियोजन पक्ष के फोरेंसिक मनोवैज्ञानिक के सामने स्वीकार किया था कि किशोरावस्था में वो अपनी मां की ओर यौन रूप से आकर्षित था। उसने दावा किया कि उसे यह भी अच्छी तरह याद है कि उसकी मां बिस्तर गीला करने की किसी भी घटना के बाद उसके जननांगों को धोती थीं और वो अपना ज्यादातर समय उनकी हत्या के बारे में कल्पना करते हुए बिताता था, क्योंकि वह लगातार अपनी मां के प्रति अपनी वासना और उनके लिए ऐसी भावनाएं रखने पर होने वाली शर्म के बीच उलझा रहता था। रिजवे ने माना कि किशोरावस्था में उसने एक 6 साल के लड़के को चाकू मारा था, क्योंकि वो देखना चाहता था कि किसी को चाकू कैसे मारा जाता है। उस लड़के को फुसलाकर जंगल में ले जाया गया, फिर चाकू उसकी पसलियों में घुसा। सौभाग्य से लड़का उस हमले में बच गया। 40 साल बाद जब अभियोजकों ने उससे संपर्क किया तो उसने बताया कि रिडग्वे ने उसके पास आकर कहा था, तुम जानते हो, यहां ऐसे लोग हैं जिन्हें तुम्हारे जैसे छोटे लड़कों को मारना पसंद है। हमले के बाद वो लड़का बहुत ज्यादा खून बहने के बावजूद वहां से भाग गया और बाद में कई हफ्ते अस्पताल में रहकर अपनी चोट से उबरता रहा। उसका हमलावर कभी नहीं पकड़ा गया। रिजवे ने बताया कि उसे अपनी मां के लिए उलझन भरी भावनाओं के कारण चाकू मारने में दिलचस्पी थी। उसने कहा, मैंने सोचा था कि उसे छाती या दिल में चाकू मार दूं, शायद उसके चेहरे और छाती को काट दूं। रिजवे ने जांचकर्ताओं को बताया कि वो धीरे धीरे सीखता और कमजोर पाठक था। इसी कारण हाई स्कूल में 1 साल पीछे कर दिया गया था। उसे डिसलेक्सिया था और आईक्यू 80 के शुरुआती अंकों में था। फिर भी उसने 1969 में थाई हाई स्कूल से स्नातक किया। 2003 में सिएटल टाइम्स में प्रकाशित एक लेख में बताया गया है कि रिजवे ने किशोरावस्था में आगजनी की कोशिश की थी, एक लड़की को उसके जन्नांग छूने के लिए पैसे दिए थे और एक बार एक बिल्ली को दम घोंटकर मार डाला था। हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद रिजवे ने थोड़े समय के लिए केनवर्थ ट्रक असेंबली प्लांट में काम किया।
फिर नौसेना में शामिल हो गया, जहां उसे वियतनाम भेजा गया। अमेरिका से रवाना होने से पहले उसने अपनी 19 वर्षीय हाई स्कूल गर्लफ्रेंड क्लॉडिया क्रेग से शादी की। वियतनाम में उसने सप्लाई शिप पर सेवा दी और युद्ध देखा। उसके भाई ग्रेग ने कहा वह गश्ती नौकाओं पर नदियों में समय बिताता था, जहां उस पर गोलियां चलती थीं। ये वो बातें थीं जिनके बारे में हम बात नहीं करते थे, अगर वियतनाम में हुई चीजों पर उसका गुस्सा था। फिलीपींस में तैनाती के दौरान ही रिडग्वे ने पहली बार यौन कर्मियों की सेवाएं लेना शुरू किया। अपने कई यौन संबंधों और यह तथ्य कि उसने सुरक्षा का इस्तेमाल नहीं किया, उसके परिणाम स्वरूप उसे अंततः गोनोरिया हो गया, जिससे वह बहुत गुस्से में आ गया। फिर भी उसने बिना सुरक्षा के यौन संबंध बनाना जारी रखा। इसी समय के आसपास वॉशिंगटन में अपने घर पर क्लॉडिया ने एक अफेयर शुरू कर दिया। जब रिडग्वे विदेश से लौटा तो उसने इस रिश्ते का पता लगाया और तलाक के लिए अर्जी दी और हर किसी से कहने लगा कि उसकी पत्नी वेश्या बन गई है। जल्द ही शादी टूट गई और रिडग्वे को 1971 में नौसेना से छुट्टी दे दी गई। इसके बाद उसे रेंटन के केनवर्थ ट्रक असेंबली प्लांट में पेंटर की नौकरी मिल गई, जिसे उसने अपनी गिरफ्तारी तक 30 साल तक निभाया। 1973 में रिडग्वे ने मार्शिया विंसलो से शादी की। शादी के बाद वो धार्मिक कट्टरपंथी बन गया, जो घर घर जाकर दोस्तों और पड़ोसियों को धर्म बदलने के लिए कहता और बाइबल पढ़ता था। उसने पत्नी से पादरी की शिक्षाएं मानने को कहा और बताया जाता है कि वह उपदेश या बाइबल पढ़ने के बाद अक्सर रोता था। नए धार्मिक रुझान के बावजूद रिडग्वे वेश्या के पास जाता रहा और मार्शिया पर संबंध बनाने का दबाव डालता रहा, अनुचित जगहों पर, जिनमें सार्वजनिक स्थान और बाहर भी शामिल हैं। कभी कभी उन जगहों के पास भी जहां बाद में उसकी कुछ पीड़िताओं के शव मिले। रिपोर्टों के अनुसार युवा रिडग्वे की यौन इच्छाएं बहुत अधिक थीं। वो अपनी पत्नियों से दिन में कई बार यौन संबंध बनाने की मांग करता था और वेश्याओं के साथ भी संबंध बनाता था। मार्शिया ने कहा कि रिडग्वे बंधन जैसी गतिविधियों में रुचि रखता था और उसके पास चुपके से पहुंचने में आनंद लेता था। कम से कम एक मौके पर उसने पुलिस जैसी पकड़ का इस्तेमाल करते हुए उसे गला घोटने की कोशिश की थी। रिडग्वे खुद बाद में यह स्वीकार करेगा कि उसे सेक्स वर्कर्स के प्रति एक जुनून था और उसने दावा किया कि वे उस पर उतना ही असर डालती थीं जितना शराब एक शराबी पर डालती है। अपने पिता की तरह वो भी अक्सर उनकी मौजूदगी की शिकायत करता था। उसके भाई ग्रेग ने बताया कि वो इस बात से हैरान था कि रिडग्वे सेक्स वर्कर्स के साथ संबंध बनाता था, लेकिन उसने कहा, हम बैठकर उन चीजों के बारे में बात नहीं करते थे। हमारी निजी जिंदगी निजी मामला है। अपनी दोष स्वीकार सुनवाई में पढ़े गए एक बयान में रिडग्वे ने दावा किया कि उसे सेक्स वर्कर्स से नफरत थी और वो उनकी सेवाओं के लिए पैसे नहीं देना चाहता था। 1975 में रिडग्वे और मार्शिया का पहला और इकलौता बच्चा हुआ, एक बेटा जिसका नाम मैथ्यू था, जो रिडग्वे की इकलौती संतान है। मार्शिया ने बताया कि शादी के समय उनकी सास मैरी बहुत नियंत्रण रखती थीं। उन्होंने जाहिर तौर पर इस जोड़े के खर्चों को नियंत्रित किया और उनकी खरीदारी पर अंतिम फैसला लिया, यहां तक कि अपने बेटे के कपड़े भी खुद खरीदती थीं। एक बार तो उन्होंने मार्शिया पर यहां तक आरोप लगा दिया कि वो रिडग्वे का ठीक से ख्याल नहीं रखती हैं। रिडग्वे अपनी पत्नी का कभी बचाव नहीं करते थे, जिससे उनके रिश्ते में और दरार आ गई। 1981 में इस जोड़े का तलाक हो गया। रिडग्वे ने 4 साल बाद जूडिथ मॉसन से पेरेंट्स विदाउट पार्टनर्स कार्यक्रम में मुलाकात की। बाद में उन्होंने उन्हें एक दयालु और सौम्य व्यक्ति के रूप में वर्णित किया। वो उनसे 5 साल छोटे थे, फिर भी पहली ही मुलाकात से दोनों की अच्छी पट गई थी। जूडिथ को लगता था कि उसकी लॉटरी लग गई है। वो एकल पिता थे, जिनकी स्थिर नौकरी थी और जिनका खुद का घर भी था, जो मिलिट्री रोड के पास एक मंजिला नीला मकान था, पैसिफिक हाईवे साउथ से कुछ ब्लॉक दूर। मिलने के 3 साल बाद जूडिथ और रिजवे ने शादी की। उसने याद किया, 3 साल इस आदमी के साथ रहकर मुझे लगा मेरी जिंदगी परफेक्ट है। उसने बताया कि वो समय पर घर आता, कभी छुट्टी नहीं लेता, पूरी तनख्वाह देता और वीकेंड उसके साथ बिताता। कभी कैंपिंग या गराज सेल्स पर जाते। उसने उसे एक रोमांटिक इंसान बताया
और मार्शिया के विपरीत उसकी मैरी से ज्यादा बनती थी, जिसकी मदद के लिए वो बहुत आभारी थी। 1980 के शुरुआती दशक से लेकर 1990 के दशक के अंत तक माना जाता है कि रिडगवे ने कम से कम 71 महिलाओं और लड़कियों की जान ली, जिनमें से ज्यादातर वॉशिंगटन के सिएटल और टैकोमा इलाकों के आसपास थीं। हालांकि बाद में उसे 49 हत्याओं के आरोप में दोषी ठहराया गया, लेकिन वो कितने लोगों की मौत का जिम्मेदार है, ये सही पता नहीं चल पाया है। खुद रिडवे का कहना है कि उसने इतनी ज्यादा हत्याएं की कि वो गिनती ही भूल गया। रिडवे शिकार चुनने में बहुत चयनशील था। वो सेक्स वर्कर्स को निशाना बनाता था, एक तो अपनी खुद की उनसे प्यार नफरत वाली भावना के कारण, और दूसरा इसलिए क्योंकि इनमें से कई महिलाएं और लड़कियां कमजोर थीं, घर से भागी हुई थीं, जिनका कोई पूछने वाला नहीं था और जिनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट करने वाला भी कोई नहीं था। वो अक्सर सेक्स वर्कर्स वाले इलाकों में शिकार की तलाश में जाता था। इसमें टकविलर, केंट डेस मोइज और फेडरल वे इलाके शामिल थे, जो पैसिफिक हाईवे साउथ के साथ साथ सिएटल के रेनियर वैली और चाइना इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट में थे। वो अंडरकवर पुलिस की पहचान करने की कोशिश करता था, ये देखने के लिए कि उन्हें दूसरे ग्राहक अपने साथ ले जा रहे हैं या नहीं, और कभी-कभी उन्हें खुद को दिखाने को कहता था, क्योंकि उसे लगता था कि वे मना कर देंगे। बाद में अधिकारियों से बात में रिडवे ने कहा, वेश्याएं सबसे आसान थीं। मैं उनके साथ संबंध बनाने से सीधे उन्हें मारने तक चला गया। उसकी सतर्कता शायद मई 1982 की एक घटना के कारण आई थी, जब उसे जॉन पेट्रोल अभियान में एक सेक्स वर्कर का भेष धरने वाली पुलिस अधिकारी को फुसलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अगले साल फरवरी 1983 में उसे पुलिस पेट्रोल ने तब पकड़ा जब उसने 18 साल की कैली मैगिनिस को स्ट्रिप से उठाया, जो पैसिफिक हाईवे का वो हिस्सा है जहां सेक्स वर्कर अक्सर आती जाती थीं, और उसे साउथ 140वीं स्ट्रीट पर सनसेट जूनियर हाई स्कूल के पीछे एक पार्क में ले गया। गौरतलब है कि 4 महीने बाद केली स्ट्रिप से उठाए जाने के बाद गायब हो गई थी। उसके अवशेष कभी बरामद नहीं हुए। रिडवे की निश्चित लक्ष्य प्रोफाइल नहीं थी, लेकिन वो खासकर कम उम्र, कम अनुभवी श्वेत महिलाओं और लड़कियों पर हमला करना पसंद करता था, क्योंकि वे उसकी असलियत समझने या धोखा देने की संभावना रखती थीं। उसने बताया कि कुछ महिलाएं थीं जिन्हें उसने नहीं मारा। उसने कहा, हत्याओं की उस श्रृंखला के दौरान कुछ महिलाएं थीं जिन्हें मैंने किसी वजह से नहीं मारा, लेकिन ऐसी महिलाएं बहुत कम थीं। अभियोजन ने कहा कि रिडगवे ने पीड़िताओं का भरोसा जीतने की योजना बनाई थी। वो अक्सर बेटे की तस्वीरें दिखाता, ग्राहक बनने का प्रस्ताव देता और खाना खिलाने, नौकरी दिलाने या ट्रक उधार देने की बात करता था। उसने कभी अपना वादा पूरा नहीं किया। 1980 के दशक में जब ग्रीन रिवर के हत्यारे ने सुर्खियां बटोरी, तो कभी-कभी पीड़ित पूछते थे कि क्या वो वही किलर है। वो अपने छोटे कद का हवाला देकर उन्हें आश्वस्त करता था कि वो ऐसा नहीं कर सकता। बाद में जासूसों से बातचीत में रिडवे ने कहा कि उसे नहीं पता उसकी पहली पीड़िता कौन थी या कब सब शुरू हुआ, लेकिन उसने बताया कि उसे अपने घर, जंगल में या अपने ट्रक के पिछले हिस्से में हत्या करना पसंद था। वो हमेशा हत्या का वही तरीका इस्तेमाल करता था, जिसमें वो पीड़िता के पीछे जाकर या तो अपनी बाहों से या किसी चीज जैसे तौलिया या रस्सी से गला घोट देता था। जब उससे पूछा गया कि वह उसी तरीके पर क्यों कायम रहा, उसने कहा, मेरा तरीका अच्छा चल रहा है। गला घोटना वही था जो मैं करता था और मैं इसमें काफी अच्छा था। उसने कहा कि गला घोटना ज्यादा व्यक्तिगत और संतोषजनक है, जबकि बंदूकें और चाकू गंदगी कर सकते हैं। जुलाई 1982 के मध्य में पहली लाश वॉशिंगटन के किंग काउंटी में ग्रीन नदी में मिली थी। 16 साल की वेंडी कोफील्ड एक असहाय और घर से भागी लड़की थी, जिसकी बेरहमी से हत्या हुई थी। उसे उसकी अंडरवेयर से गला घोटकर मारकर पानी में कूड़े की तरफ फेंक दिया गया था। इलाके में वेंडी को कम लोग जानते थे, जिससे जांचकर्ताओं को हत्या का कारण पता करने में दिक्कत हुई। आखिरकार मामला ठंडा पड़ गया। शुरुआत में ऐसा लगा कि वेंडी का मामला एक अलग घटना थी,
लेकिन अगले महीने उसी नदी में वेंडी के मिलने की जगह से लगभग 1/4 मील दक्षिण में एक और शव तैरता हुआ मिला। नग्न शव पेड़ों की शाखाओं और लट्ठों में फंसा था। जल्द ही पानी से एक और शव मिला। 31 वर्षीय मार्सिया चैपमैन और 17 वर्षीय सिंथिया हाइंस दोनों की गला घोंटकर हत्या की गई थी। फिर तीसरा शव मिला। 16 वर्षीय ओपल मिल्स की गर्दन के चारों ओर अभी भी उसकी पतलून बंधी हुई थी। वो चोट के निशानों से ढकी हुई थी। मार्सिया को मरे हफ्ता और सिंथिया को कई दिन हो गए थे, लेकिन ओपल की मौत बस 1-2 दिन पहले हुई थी। अगले कुछ वर्षों में पुलिस को महिलाओं और लड़कियों की लाशें मिलती रहीं, जो शायद उसी हत्यारे के हाथों मारी गई थीं। उनकी मौत के वक्त अधिकतर स्ट्रिप पर काम करती थीं या पैसिफिक हाईवे साउथ के उस हिस्से में लिफ्ट मांग रही थीं जहां स्ट्रिप क्लब और सेक्स वर्कर थे। और उनकी लाशें अक्सर बाद में ग्रीन रिवर और सीटैक एयरपोर्ट के पास के जंगलों में पाई जाती थीं। कुछ बरामद लाशों के साथ मौत के बाद यौन शोषण हुआ था। अपराधी को ग्रीन रिवर किलर कहा गया था। हाई स्कूल में मुश्किल से पास होने और उसका आईक्यू भी काफी कम होने के बावजूद रिडग्वे हर लिहाज से एक बहुत ही व्यवस्थित और अनुशासित हत्यारा था। एक तो उसने कभी भी अपने शिकारों की कोई निशानी अपने पास नहीं रखी। अधिकांश सीरियल किलर अपने अहंकार और हत्या की क्षमता साबित करने में फंसे रहते हैं, लेकिन रिडग्वे ऐसा नहीं था। उसके घर की पुलिस ने ऊपर से नीचे तक तलाशी ली, लेकिन एक भी छोटी सी चीज तक नहीं मिली। बाद में उसने कबूल किया कि वो लाशों से गहने लेता था और कभी-कभी केनवर्थ मोटर ट्रक प्लांट के महिला शौचालय में, जहां वो काम करता था, गहनों के टुकड़े छोड़ देता था। उसने कहा, मुझे सबसे अच्छा यही लगता था कि शायद कोई उस गहने का टुकड़ा पहनकर घूम रहा हो जो उसे बाथरूम में मिला हो। रिजवे हमेशा दस्ताने पहनता था और किसी महिला को तब तक अपनी गाड़ी में नहीं बिठाता था जब तक वो अकेली न हो। ये पता है कि उसने कई बार टायर बदले जब उसे लगा वो शिकारों के शव फेंकने वाली जगहों के करीब पहुंच गया है। हालांकि वह धूम्रपान नहीं करता था। जांचकर्ताओं को गुमराह करने के लिए उसने शव ठिकाने लगाने वाली जगहों पर सिगरेट के टुकड़े और च्युइंगम रैपर छोड़ दिए। एक शिकार ने उसकी बाह पर खरोंच दी तो उसने वहां बैटरी एसिड डाल दिया। अगर शिकार कपड़े फाड़ता तो वह शव ठिकाने से पहले नाखून काट देता था। उसने माना कि वह कभी-कभी शिकारों की लाशों के साथ दुर्व्यवहार करता था, पर दावा किया कि यह किसी और महिला को मारने से कम जोखिम भरा था, न कि इसमें उसे ज्यादा उत्तेजना मिलती थी। एक बार उसने ये तब भी किया जब बेटा ट्रक के पीछे सो रहा था। वह आमतौर पर लाशों को पहचान चिन्ह, गिरे पेड़, गार्डरेल या खास पेड़ के पास रखता था, ताकि वह बाद में वापस आ सके। और वह हमेशा लाशों को मलबे से ढक देता था, क्योंकि उसके लिए वह कचरा थी। इसलिए मैंने उसके ऊपर कचरा डाल दिया। अपनी दूसरी तलाक के बाद रिडग्वे ने बताया कि 1982 से 1984 के बीच उसने अपना ज्यादातर समय हत्या करने में बिताया। उसके अनुसार उसी अवधि में उसने कम से कम 42 लोगों की जान ली थी। उसने अभियोजकों से कहा कि लाशें छुपाना सबसे मुश्किल था और अवशेष दूर ले जाना मेरे समय और पेट्रोल की बर्बादी थी। उसने कहा कि यह बोझ था और इससे हत्या का समय घट जाता था। 16 अगस्त 1982 को जब पहली 4 लाशें मिलीं, किंग्स काउंटी शेरिफ कार्यालय ने हत्याओं की जांच के लिए ग्रीन रिवर टास्क फोर्स बनाई। लेकिन वसंत 1983 तक रिडग्वे ने उनकी ध्यान नहीं खींचा था। उस अप्रैल में 18 वर्षीय मैरी माल्वर गायब हो गई। उसे आखिरी बार उसके बॉयफ्रेंड बॉबी वुड्स ने देखा था, जब वो 30 से 40 साल के काले बालों वाले नए ग्राहक के ट्रक में बैठी थी। बॉबी ने ट्रक का पीछा किया, लेकिन रेड लाइट पर रुकने से वह उसे खो बैठा। उसी रात बाद में मैरी घर नहीं लौटी और बॉबी चिंतित हो गया। वो और मैरी के पिता जोसी उस ट्रक को ढूंढने निकले जिसके दरवाजे पर प्राइमर का एक अलग पहचान वाला धब्बा थी। काफी देर घूमने के बाद उन्होंने ट्रक रिजवे के घर के सामने देखा।
इन दोनों ने जल्द पुलिस से संपर्क किया। अधिकारी रिजवे के घर पहुंचे, बात की और फिर चले गए। हालांकि डेसमोइस पुलिस ने जो जानकारी थी उसे किंग काउंटी के जांचकर्ताओं तक पहुंचाने में देर कर दी। सिर्फ 7 महीने बाद टास्क फोर्स को रिजवे के बारे में पता चला और पहली बार उससे पूछताछ की गई। रिजवे ने स्वाभाविक रूप से सब नकार दिया। मारी मालवा का शव आज तक नहीं मिला, लेकिन 2001 में गिरफ्तारी के बाद रिजवे ने कबूल किया कि उसने अपने घर में उसकी हत्या की थी। उसने ये भी जोड़ा कि जब पुलिस ने उससे पूछताछ की थी तब वो अपने बगीचे में एक बाड़ के सहारे इसलिए खड़ा था ताकि मारी द्वारा उसके हाथ पर छोड़ी गई खरोचों को छुपा सके। इन्हीं खरोचों को उसने बाद में बैटरी एसिड से छुपाया था। अगले महीने 21 वर्षीय कैरोल क्रिस्टेंसन का शव वॉशिंगटन के मैपल वैली के एक जंगल वाले इलाके में मिला। उसके चारों ओर का दृश्य अजीब ढंग से सजाया गया था। उसकी बॉडी पर 2 ट्राउट मछलियां रखी थीं, एक गर्दन पर और एक कंधे पर। उसके सिर पर कागज का बैग था, पेट पर वाइन की बोतल रखी थी और पास में सॉसेज की ढेर थी। उसे मछली पकड़ने की डोरी से गला घोट कर मारा गया और पुलिस उसके शरीर की स्थिति से उलझन में थी। वे सोच रहे थे कि यह शायद किसी विकृत अंतिम भोज का संकेत है। 1984 में रेड डुगवे से हत्याओं में शामिल होने पर पूछने पर उसने पॉलीग्राफ टेस्ट पास किया। 1986 में टास्क फोर्स के जांचकर्ता डेविड रिचर्डट ने फ्लोरिडा की मृत्युदंड की कोठरी में टेड बंडी से मिलने का फैसला किया, जब बंडी ने उसे मदद की पेशकश करते हुए पत्र लिखा था। दोनों ने 2 दिन तक बातचीत की और जासूस रिचर्ड को उम्मीद थी कि ये सीरियल किलर उस हत्यारे के बारे में कुछ रोशनी डाल सकता है जिसका वो पीछा कर रहे थे। रिचर्ड ने बताया कि बंडी को दिमागी खेल पसंद थे। वो हमेशा तीसरे व्यक्ति में बोलता था। बाद में पता चला कि वो दरअसल अपनी ही बात कर रहा था। हालांकि बंडी का तरीका अलग था। वो ग्रीन रिवर किलर केस में कुछ मदद कर सका। उसने कहा कि हत्यारे सुबह उठकर अचानक हत्या नहीं करना चाहते। वे तभी ऐसा करते हैं जब मन करें और सुरक्षित महसूस करें। उन्हें नियंत्रण की गहरी जरूरत होती है। बंडी को लगता था पुलिस प्रेस को अधिक जानकारी दे रही है और हत्यारा कभी-कभी पुलिस का मजाक बनाता है। कैरल क्रिस्टेंसन के शव के साथ बनाया गया दृश्य इसका उदाहरण था। उसने ये भी कहा कि उसे लगता है कि हत्यारा शायद अपने शिकारों की लाशों के पास बार-बार लौटता है और उनके शवों के साथ दुर्व्यवहार करता है, और उसने जांचकर्ताओं को सलाह दी कि वे हत्यारे को पकड़ने के लिए जाल बिछाएं। 1987 में जिस तरह से टास्क फोर्स चलाई जा रही थी उसमें बदलाव आया। पुलिस ने हत्यारे को साबित करने के बजाय यह तय करने की कोशिश की कि हत्यारा कौन नहीं हो सकता। जो बाहर नहीं हुए उन्हें याय सूची में डाला गया। उस समय रिडवे को अभी भी एक संदिग्ध माना जा रहा था। 1980 में उन पर सीटैक हवाई अड्डे के पास एक सेक्स वर्कर का गला घोटने का आरोप लगा था, जहां कई पीड़ितों के शव मिले थे। जब उस समय रिडवे से इसके बारे में पूछा गया तो उसने इसे स्वीकार किया, लेकिन दावा किया कि यह आत्मरक्षा में किया गया था। इन सब बातों, अंडरकवर पुलिस अधिकारी के साथ हुई घटना, केली मैकगिनेस के साथ पकड़े जाने और मैरी मालवा की गुमशुदगी के सिलसिले में पूछताछ के मद्देनजर पुलिस को लगा कि वे भले उसकी दोषिता साबित न कर सकें, पर उसे जांच से बाहर नहीं कर सकते। इसके बाद उसे ए लिस्ट में डाल दिया गया और निगरानी में रखा गया। जासूसों ने रिकॉर्ड जांचने पर पाया कि रिडवे ग्रीन रिवर की कई पीड़िताओं के गायब होने वाले दिनों में काम पर नहीं था। इसके अलावा वह उसी विवरण से मेल खाता था जो कई सेक्स वर्कर्स ने दिया था, जिन्होंने उसे इधर उधर घूमते देखा था, कभी-कभी उन महिलाओं के साथ भी जो बाद में पीड़िता पाई गईं। दिलचस्प ये था कि उसे खुले में सेक्स करने की इच्छा थी और वो उन इलाकों से भी परिचित था जहां पीड़िताओं की लाशें फेंकी गई थीं। जब उन्होंने उसकी दूसरी पूर्व पत्नी मार्सिया से बात की तो उन्हें उस समय के बारे में पता चला जब उसने उसका गला दबाया था। उसने पहली बार यह भी स्वीकार किया कि कई मौकों पर रिजवे देर रात घर आया था, उसके कपड़े गीले और गंदे थे। इन सभी जानकारियों से लैस होकर रिजवे के घर की तलाशी ली गई, जहां वो उस समय अपनी मंगेतर जुडिथ के साथ रहता था,
और उसे 8 अप्रैल 1987 को हिरासत में ले लिया गया। उसे एक और पॉलीग्राफ टेस्ट दिया गया, जिसे उसने पास कर लिया और उसने पुलिस को अपना डीएनए लेने की अनुमति दी, इससे पहले कि सबूतों की कमी के कारण उसे रिहा कर दिया गया। जांचकर्ताओं को लगा कि उन्होंने प्रगति की है, फिर भी टास्क फोर्स जल्द ही लगभग भंग हो गई और सिर्फ एक अधिकारी को मिली सूचनाओं पर कार्रवाई करने और नई जानकारी का रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी दी गई। 2001 में 1987 में उससे लिए गए डीएनए सैंपल का उपयोग करते हुए गैरी रिजवे को आखिरकार ग्रीन रिवर किलर के रूप में पहचाना गया। 30 नवंबर को 52 वर्षीय गैरी रिजवे को उसके कार्यस्थल से गिरफ्तार किया गया और हिरासत में लिया गया। बाद में पता चला कि 1980 के दशक में गैरी रिजवे का लार नमूना पीड़ितों के शरीर में मिले वीर्य से मेल खाता है। मूल अभियोग में 4 पीड़ितों के नाम थे: मार्सिया चैपमैन, ओपल मिल्स, सिंथिया हाइंस और कैरल एन क्रिस्टेंसन। फोरेंसिक वैज्ञानिक ने पीड़ितों पर मौतों के समय गैरी रिजवे के कार्यस्थल पर इस्तेमाल हुए पेंट से मेल खाते स्प्रे पेंट के सूक्ष्म गोल कर पाए, जिसके बाद 3 और नाम जोड़े गए। 5 नवंबर 2003 को गैरी रिजवे ने उस साल जून में तय की गई एक दोष स्वीकार समझौते के तहत 48 गंभीर परिस्थितियों वाली प्रथम श्रेणी की हत्या के आरोपों में दोषी होने की बात स्वीकार की। इस दोष स्वीकार समझौते का मतलब था कि गैरी रिजवे को मृत्युदंड से बचा लिया जाएगा, बदले में उसे अपने पीड़ितों के अवशेषों का पता लगाने में सहयोग करना होगा और जांचकर्ताओं को अन्य जानकारियां भी देनी होंगी। हालांकि उसके 2 पीड़ितों के शव पोर्टलैंड, ओरेगन के पास मिले थे, गैरी रिजवे ने स्वीकार किया कि उसने जासूसों को गुमराह करने के लिए शवों को वहां ले जाकर फेंका था। अभियोजकों को लगा कि यह दोष स्वीकार समझौता सबसे अच्छा विकल्प था, क्योंकि अन्यथा वे गैरी रिजवे पर केवल 7 हत्याओं का ही आरोप लगा सकते थे। डिप्टी अभियोजक जेफरी बियर्ड ने कहा कि इस समझौते में 41 पीड़ितों के नाम शामिल थे, जो स्टेट बनाम गैरी रिजवे मामले का हिस्सा नहीं बनेंगे। अगर यह दोष स्वीकार समझौता नहीं होता, तो गैरी रिजवे के खिलाफ ये नाम शामिल नहीं किए जाते। 18 दिसंबर 2003 को गैरी रिजवे को 48 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जो लगातार पूरी करनी होगी और जिसमें पैरोल की कोई संभावना नहीं है। उसे 48 पीड़ितों में से प्रत्येक के मामले में सबूतों से छेड़छाड़ के लिए अतिरिक्त 10 साल की सजा भी दी गई। जब 49वें पीड़ित के अवशेष मिले, तो एक और आजीवन कारावास की सजा जोड़ दी गई। रिजवे ने किसी भी अन्य अमेरिकी सीरियल किलर से अधिक पुष्ट हत्याएं कबूल की हैं। 5 महीने की अवधि में उसने 48 लोगों की हत्याओं को स्वीकार किया, जिनमें से 42 लोग जांचकर्ताओं की संभावित ग्रीन रिवर किलर पीड़ितों की सूची में थे। रिकॉर्डेड इंटरव्यू में उसने 65 महिलाओं और लड़कियों की हत्या कबूल की, जबकि एक अन्य में संख्या 71 बताई। दूसरे इंटरव्यू में उसने बताया कि वह पीड़ितों की जान लेने से पहले उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। ये जानकारी सजा सुनाए जाने तक सामने नहीं आई थी। रिजवे इस समय वॉशिंगटन स्टेट पेनिटेंशियरी में बंद है। ग्रीन रिवर किलर टास्क फोर्स ने 1980 के दशक में संदिग्ध पीड़ितों की सूची बनाई थी, जिसमें से 6 पीड़ित आज भी लापता है। रिजवे ने इन हत्याओं को या तो स्वीकार नहीं किया या जांचकर्ता सबूत नहीं ढूंढ पाए। 35 वर्षीय अमीना अगाशेव जुलाई 1982 में गायब हो गई थीं। उनका शव अप्रैल 1984 में मिला था। रिजवे ने अमीना की हत्या करने से इनकार किया है और खास बात यह है कि वो उसकी पीड़िताओं की प्रोफाइल में फिट नहीं बैठती थीं। वो जिन लोगों को वो मारता था, उनसे उम्र में बड़ी थीं और ना तो सेक्स वर्कर थीं, ना ही घर से भागी थीं। 2003 में रिजवे ने कबूल किया कि उसने 1982 में केसी एनली की गला घोंटकर हत्या की और उसकी लाश स्ट्रिप के पास एक ड्राइव इन थिएटर के पास फेंक दी थी। केसी 28 अगस्त 1982 को गायब हुई थीं। उस समय उनकी उम्र 16 साल थी। आज तक उनकी लाश नहीं मिली है, जबकि अधिकारियों ने उसे उस जगह खोजने की कोशिश की जहां रिजवे ने बताया था। इसी तरह 18 साल की कैली मैग्निस की लाश भी कभी नहीं मिली।
हालांकि रिजवे ने उसकी हत्या स्वीकार की थी। उसने अप्रैल बट्रम की लाश को केली समझा और जब पता चला कि वो अप्रैल थी तो रिजवे ने कहा कि वो दोनों के मिलते जुलते शरीर के कारण अक्सर भ्रमित हो जाता था। उसका मानना था कि केली की लाश लेक फेनविक, केंट, वॉशिंगटन के पास दफन है, लेकिन पुलिस को अब तक कुछ नहीं मिला। 19 वर्षीय पैट्रिशिया ऑसबॉर्न 20 अक्टूबर 1983 को सिएटल से गायब हो गई थी, जब वो एक आदमी से मिलने डेट पर गई थी और फिर कभी घर नहीं लौटी। उसकी लाश नहीं मिली और रिडग्वे ने हत्या कबूल नहीं की। 16 वर्षीय एंजेला मारिया गॉर्डनर भी रिडग्वे की शिकार होने की आशंका है। उसकी लाश अप्रैल 1985 में रिडग्वे की कई ज्ञात पीड़िताओं के साथ मिली थी, जिनमें शर्ली शेरिल, डेनिस बुश और टैमी लाइल्स शामिल है। रिडग्वे ने सेक्स वर्कर्स और घर से भागे हुए लोगों को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि उसे लगता था इससे पकड़े जाने की संभावना कम होगी। चूंकि उन्हें याद करने या उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो बेधड़क हत्या करता रहा। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि रिडग्वे ने परिचितों को मारने की कल्पना नहीं की थी। उसने माना कि वह अपनी मां और अपनी दूसरी और तीसरी पत्नियों को मारने के लिए भी ललचाया था। हालांकि उसने कभी अपनी पहली पत्नी को मारने की इच्छा नहीं जताई, जबकि सेना में रहते उसकी पत्नी का अफेयर था। यह स्पष्ट नहीं है कि क्यों। उसने कहा कि अपनी दूसरी पत्नी मार्सिया को मारने की एक वजह यह थी कि वो नहीं चाहता था कि 2 असफल शादियों के कारण उसे एक हारा हुआ इंसान कहा जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने यहां तक सोचा था कि वो अपने ही बेटे को भी मार डाले। उसने कहा कि उसने इन इच्छाओं पर अमल नहीं किया क्योंकि जानता था कि करीबी की मौत होने पर वह शुरू से संदिग्ध माना जाएगा। ब्लेन हार्डिन ने वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा कि सीरियल किलर अक्सर खुद शोषित होते हैं और उनमें मानसिक बीमारी के लक्षण होते हैं। जॉनथन पिंकस, न्यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख, वेटरन्स अफेयर्स मेडिकल सेंटर, नॉर्थवेस्ट वॉशिंगटन ने कहा कि इससे बचने के लिए व्यक्ति का गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त न होना जरूरी है। फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट रीड मेलॉय ने कहा, उनका आत्मसंयम हैरान करने वाला है, खासकर जब वे अपने किए पर गर्व महसूस करते हैं। एक सीरियल मर्डरर के रूप में अपने करियर पर गर्व की गहरी भावना होना और फिर 21 साल तक किसी से भी उस बारे में कुछ न कहना असाधारण अनुशासन का प्रमाण है। मेलॉय ने यह भी नोट किया कि रिजवे बेहद सावधान और आत्मसंरक्षण पर पूरी तरह केंद्रित था और कहा, उसकी यौन प्रेरित घातक आक्रामकता बहुत सीमित दायरे में है और किसी अन्य असामाजिक व्यवहार तक नहीं फैलती। रिजवे ने माना कि उसकी साधारण जिंदगी और दिखावट ने उसे हत्याओं के बाद इतने लंबे समय तक बच निकलने में मदद की। उसने कहा, मैं आम इंसान जैसा दिखता हूं। यहां एक आदमी है, वह मांसल नहीं है। वो किसी लड़ाकू जैसा नहीं दिखता, बस एक आम आदमी है और यही उनकी हार का कारण बना। मेरी शक्ल असलियत से अलग थी। फिर भी रिडग्वे के अपराधों की मंशा अब भी स्पष्ट नहीं है। उसने जांचकर्ताओं से कहा कि जिन लोगों को उसने मारा वे उसके लिए मायने नहीं रखते थे, जबकि अभियोजन ने निष्कर्ष निकाला कि उसे कोई गंभीर मानसिक बीमारी नहीं थी जिससे वह ये अपराध करता। उन्होंने नोट किया कि 5 महीने की पूछताछ में उसने पीड़ितों के लिए सहानुभूति या पछतावा नहीं दिखाया। उसने इसलिए मारा क्योंकि वह मारना चाहता था। उसने इसलिए मारा क्योंकि वह मार सकता था। उसने अपनी बुरी इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए हत्या की। रिजवे के वकीलों में से एक मिशेल शॉ, हालांकि अभियोजन पक्ष द्वारा उनके मुवक्किल को देखने के तरीके से असहमत थीं। वो 17 महीनों तक हर हफ्ते एक बार रिजवे से मिलने लगीं। एक दिन उन्होंने रिजवे से कहा कि उसका परिवार उसे हमेशा प्यार करेगा, चाहे कुछ भी हो। इस बिंदु के बाद उन्होंने कहा कि रिजवे पूरी तरह बदल गया। कहा जाता है कि वह फूट फूट कर रो पड़ा और हर बार मिलने पर ऐसा ही करता रहा। उसे चिंता थी कि उसके अपराध भाई की शादी बिगाड़ देंगे। उसने राहत महसूस की कि उसकी मां यह खबर सुनने के लिए जीवित नहीं थीं।
गिरफ्तारी से 3 महीने पहले उसकी मां का निधन हुआ था। उसने उससे कहा कि उसके बारे में किताबों या फिल्मों से होने वाला मुनाफा पीड़ितों के परिवारों को मिलना चाहिए। शॉ ने यह भी कहा कि गैरी किसी भी प्रोफाइल में फिट नहीं होता। वो आम सीरियल किलर नहीं है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि रिडग्वे का अपनी मां से रिश्ता उसके अपराधी जीवन में योगदान था। रीड मेलॉय ने कहा, एक किशोर के लिए अपनी मां द्वारा उसके जननांगों को धोना बहुत उत्तेजक और रोमांचक हो सकता है, लेकिन यह अपमानजनक भी होगा। इस अपमान के साथ मां के प्रति गुस्सा भी आ जाता। यह सीरियल हत्याओं में बहुत आम है। विस्थापित मातृहत्या। अनजाने में वो बार बार अपनी मां की हत्या कर रहा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ उसकी मां के कार्य रिजवे के व्यवहार को समझाने के लिए काफी नहीं थे। अधिकांश यौन शोषित बच्चे सीरियल किलर नहीं बनते। उन्होंने कहा कि यह अधिक संभावना है कि उसकी मां के कार्य एक ट्रिगर की तरह थे, जिससे उसके अंदर पहले से मौजूद कुछ चीज सक्रिय हो गई। रिडवे ने जांचकर्ताओं से कहा कि उसमें देखभाल की भावना की कमी थी। रिडग्वे की गिरफ्तारी की खबर जानने वालों के लिए झटका थी। उसके बड़े भाई ने अभियोजन का सारांश पढ़ने के बाद रात भर उल्टी की। दोनों भाई बहन नियमित मिलते और परिवार के साथ बाहर घूमने फिरने जाते थे। ग्रेग को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके भाई का क्या हाल हो गया है। उसने जांचकर्ताओं से कहा कि उसने रिजवे को कभी अजीब नहीं देखा। रिजवे के साथियों ने भी यही दोहराया। जूडिथ, जो रिजवे की तीसरी पत्नी थी, को जब उसके अपराधों के बारे में पता चला तो वह भी उतनी ही हैरान रह गई। उसकी गिरफ्तारी के समय तक यह जोड़ा 17 साल से साथ था। उसने कहा, वह अब भी मेरे साथ नए शादीशुदा की तरह पेश आता था। जांचकर्ताओं को पता चला कि जब वह उसके एक मंजिला घर में आई थी, वहां कालीन नहीं था और उन्हें शक था कि रिडवे ने शव को उसी में लपेटा था। जूडिथ ने यह भी बताया कि कभी-कभी वो काम पर जल्दी निकल जाता था, ऐसा कहकर कि उसे ओवरटाइम करना है, लेकिन जांचकर्ताओं को लगता था कि वो शायद अपराध करने बाहर जाता था। जब पूछा गया पति की याद आती है, उन्होंने कहा, मुझे वही इंसान याद आता है जिसे मैं जानती थी। मैं उस आदमी से नफरत करती हूं जिसने उन्हें मुझसे छीन लिया। उन्होंने सुझाव दिया कि रिडग्वे किसी तरह के विभाजित व्यक्तित्व विकार से पीड़ित थे। उन्होंने कहा, अब मुझे लगता है कि जब भी वो घर से बाहर जाते थे, वो एक अलग इंसान बन जाते थे। वो गैरी नहीं थे जिन्हें मैंने जाना था। 2 साल तक जूडिथ को रिडग्वे निर्दोष लगे, जब तक उन्होंने खुद कबूल नहीं किया। उन्होंने कहा कि वह रोज पीड़ितों के बारे में सोचती हैं। दिलचस्प बात यह है कि जूडिथ से शादी करने के बाद रिडग्वे द्वारा की गई हत्याओं की संख्या कम हो गई और उन्होंने बताया कि इससे उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने कई लोगों की जान बचाई है। ये कहते हुए कि उनकी पत्नी बनकर और उन्हें खुश रखकर उन्होंने आगे और हत्याओं को रोकने में मदद की। रिडग्वे की गिरफ्तारी के बाद के वर्षों में उनका तलाक हुआ, लेकिन वो जेल से जूडिथ को पत्र लिखता रहा। एक पत्र के एक अंश में लिखा है, काश मैं तुम्हें कुछ फूल, पौधे, मिठाई दे पाता। तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है। तुमने मुझे प्यार दिया है, मेरी देखभाल की है, मुझे सम्मान और आदर सिखाया है। तुमने मेरी देखभाल की है। तुमने मुझे आगे बढ़ने का हौसला दिया। अगली बार जब तुम टाइटैनिक की थीम सॉन्ग सुनो तो ये गाना तुम्हारे लिए है। मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा, गेरी। मैथ्यू, रिडग्वे का बेटा, अपने पिता की 2001 में गिरफ्तारी के समय 28 साल का था। वह शादीशुदा था और सैन डिएगो में रह रहा था। वो अपने फादर को एक शांत स्वभाव वाले इंसान के रूप में याद करता था, जिन्होंने उस पर कभी नहीं चिल्लाया। वे कैंपिंग करते और रिडग्वे हमेशा मैथ्यू के स्कूल के कॉन्सर्टों और फुटबॉल मैचों में आते थे। यहां तक कि जब मैं 4th कक्षा में था, जब मैं फुटबॉल खेलता था, वो हमेशा, आप जानते हैं, मेरे लिए वहां होते थे। मुझे याद नहीं कि वो कभी वहां नहीं थे। मैथ्यू को याद है, उनकी मां ने बताया था कि उनके पिता से 80 के दशक में पूछताछ हुई थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि रिजवे हत्यारा हो सकता है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है मैं इसे इसी तरह समझ पाया कि वो बस उन्हीं लोगों में से एक हैं जो वहां मौजूद थे
और आप जानते हैं, वो मेरे पापा हैं। उन्होंने ऐसा नहीं किया, आप जानते हैं। अपने पिता के साथ उनकी ज्यादातर यादें इस बात से जुड़ी हैं कि रिजवे ने उन्हें ग्रीन रिवर के पास बेसबॉल खेलना सिखाया। साथ ही जंगलों में साइकिल चलाना और ओरेगन में कैंपिंग ट्रिप पर जाना भी शामिल है। रिजवे के आसपास के लोग मानते थे कि वे उन्हें अच्छी तरह जानते हैं और उसे वैसा राक्षस नहीं मानते थे जैसा जांचकर्ता उसे बता रहे थे। अभियोजन पक्ष इससे असहमत था और पूरे मामले में बार-बार कहता रहा कि जो लोग रिड्जवे को सबसे अच्छी तरह जानते थे, वे असल में उन्हें जानते ही नहीं थे।